मीठी बानी बोलिए मन का आपा खोय, औरन को शीतल करे आफू शीतल होय। आखिर मैंने यूट्यूब चैनल क्यों बनाया? बहुत से लोगों का जिज्ञासा होगा कि मैं यूट्यूब चैनल पे मैं अपनी बातों को बयान करता हूं, और एक दूसरा लोगों को लिए कौतूहल का विषय होगा कि आखिर मैं एसोसिएशन के मुद्दे पर यानी संघ के मुद्दे पर, संस्था के मुद्दे पर ही मैं क्यों अपना वक्तव्य पेश करता हूं, मैं संस्था के लिए ही क्यों कार्य करता हूं। इसको समझने से पहले थोड़ा और जो कुछ बातें हैं उसको समझना ज़रूरी है, क्योंकि जब हम एक दूसरे को समझेंगे नहीं तब तक गलतफहमी दूर नहीं होगा, और गलतफहमी दूर होने के बाद एक दूसरे पे भरोसा होता है, एक दूसरे पे विश्वास जमता है, तब जाके कार्य बहुत अच्छा होता है। इसको समझने से पहले मैं आपको बता दूं, मैं मोहम्मदीपुर पंचायत के वार्ड नंबर 9, प्रखंड थाना मोहिउद्दीननगर, जिला समस्तीपुर, राज्य बिहार का मैं रहने वाला हूं। मैं अपने परिवार से पहला वकील बना, पहला LLB डिग्री मैंने लिया। मैं वर्ष 2012 में LLB डिग्री पास करने के बाद मैंने सनद प्राप्त किया। चूँकि क्या था कि मुझे LLB करने का मुझे बहुत जिज्ञासा था। इसके लिए क्या था कि मैं मुंबई चला गया, बहुत मुंबई में जाके मैंने स्ट्रगल किया, वहाँ के लोगों को समझने का कोशिश किया। मैंने जो समझा, जो मराठी भाषी वहाँ के थे या मुंबई के रहने वाले थे, वो बहुत कोऑपरेटिव होते हैं और एक दूसरे को सहयोग करते हैं। और मुंबई एक ऐसा शहर है कि वहाँ रहकर वकालत अच्छी तरह से सीखा जा सकता है। और मुंबई में मैंने एक कॉमन कार्य करने का कोशिश किया कि एवरीडे कम से कम मैं 10 या 20 कार्ड डेली मैं आम लोगों में बांटता था, और इस प्रकार से मेरे पास बहुत से काम आते थे। मैं फैमिली मैटर, क्रिमिनल मैटर और डॉक्यूमेंटेशन का वर्क किया करता था। मुंबई में आप जानते हैं, अगर कोई घर भी भाड़े पर लेता है तो एग्रीमेंट पेपर बनता है, लिव एंड लाइसेंस बनता है, उसके अलावा पावर ऑफ अटर्नी, यानी बहुत से कार्य हैं मुंबई में। तो इस प्रकार से मुंबई में रह के मैं सीखा। मैं आपको एक और बात बता दूं कि 2003 और 4 में बिहार सरकार ने एक स्कीम लाया था, शिक्षा गारंटी केंद्र, जिसमें क्या था कि 1 किलोमीटर की दूरी पर जहां बच्चे स्कूल कम से कम 20, 30, 40, कम से कम 40 जहाँ पर बच्चे थे जो स्कूल में नहीं जाते थे पढ़ने के लिए, और उसके बीच में या तो नदी होकर गुजरती थी या रेलवे लाइन गुजरता था, ये इसी प्रकार का कुछ बाधा होता था, तो सरकार ने वहाँ पर एक शिक्षा गारंटी केंद्र स्थापित किया। और उसमें एज ए लोक शिक्षक मेरी भी बहाली हुई। ये वर्ष 2003 और 4 की बात है। फिर क्या हुआ कि लोक शिक्षण केंद्र चलता रहा। वर्ष 2006 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बने। चूँकि जब लोक शिक्षकों की बहाली हुई थी उस समय चीफ मिनिस्टर राबड़ी देवी थी। मुख्यमंत्री जी जब चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार बने तो उन्होंने क्या किया कि लोक शिक्षा का पोस्ट समाप्त कर दिया, लेकिन शिक्षा गारंटी केंद्र को पास कर दिया गया, और वहाँ पर जो शिक्षक पढ़ाने वाले थे उनके जगह पर दूसरे शिक्षकों की बहाली कर दी गई, और फिर लोक शिक्षा को वेटेज दिया गया, कुछ की फिर बहाली भी कर ली गई। कुल मिलाकर ऐसा हुआ कि यानी कि सत्ता जो था, यानी पावर ऐसा हुआ कि लोक शिक्षकों के भविष्य पर एक समझिए तो एक जैसे बिजली जो है गिरा दिया। लोक शिक्षक इधर के रहे ना उधर के रहे। अंत में फिर क्या हुआ कि मैंने LLB पास किया। LLB पास करने के बाद मैं मुंबई गया। तो जब मैं मुंबई जा रहा था, चूँकि आर्थिक स्थिति मेरी कमज़ोर हो गई थी, तो उस समय चूँकि अपने पास क्या होता था कि मैं खुद, ऐसा कहें कि खुद कुआं खोदना पड़ता था, खुद पानी निकालना पड़ता था, अर्निंग बाई लर्निंग, लर्निंग बाई अर्निंग करना पड़ता था, करके सीखना पड़ता था। फिर क्या हुआ कि किसी तरह मैंने सोचा कि अगर पटना हाई कोर्ट में अगर लोक शिक्षाओं से संबंधित एक केस कर दिया जाए तो कभी न कभी इसका असर दिखेगा और हो न हो सरकारी नौकरी मिल जाए।
फिर क्या हुआ कि लोकल मैंने कुछ लोक शिक्षकों को यूनाइट करके पटना हाई कोर्ट में एक वकील साहब थे, उनको सारा पेपर सुपुर्द करके मैं मुंबई चला गया। जब मैं मुंबई गया तो वकील साहब के द्वारा केस नंबर देने में डिले किया गया। बहुत से लोक शिक्षक इस प्रकार से रूमर उड़ा दिए कि मैं यहाँ से छोड़कर भाग गया, यानी उनका पैसा लेके भाग गया, लेकिन सत्य ऐसा नहीं था। मैं तो वकील साहब को सारा जो भी टर्म एंड कंडीशन था पूरा करके गया था। किसी तरह केस पटना हाई कोर्ट में हुआ और मैं फिर क्या किया कि मुंबई में जो भी कार्य करता था आर्थिक रूप से थोड़ा सबल हुआ और संबंधित मामला में प्रधानमंत्री ऑफिस, राष्ट्रपति ऑफिस या जहां भी सक्षम प्राधिकार था भेजने लगा। फिर क्या हुआ कि किसी तरह ये बातें बिहार के लोक शिक्षकों को पता चला और बहुत से लोक शिक्षक मेरे संपर्क में आए, मुझसे बात करने लगे और उन्होंने बहुत से लोक शिक्षकों ने मुझसे रिक्वेस्ट किया कि सर आप मुंबई से बिहार आइए और हम लोगों को यूनाइट करिए और हमारे लिए कुछ न कुछ करिए। मैं उनकी बातों में आ गया और मुंबई का जो मेरा वकालत था उसको छोड़ के जब मैं बिहार आया, फिर पटना के गर्दनी बाग में मैंने धरना दिया। संपूर्ण बिहार के लोक शिक्षकों को मैं एक करता रहा। तकरीबन 18 महीना लोक शिक्षकों के लिए बिहार के गर्दनी बाग में मैंने धरना देने का कार्य किया और उस समय 18 महीना लगातार रहा। मैंने बरसात का भी सहन किया, धूप का सहन किया, मैंने ठंड का सहन किया, क्योंकि बिहार का धूप भी बहुत कड़ा होता है, बरसात भी कड़ा होता है, उसके अलावा ठंडा भी कड़ा होता है। फिर किसी तरह 11 महीना रहा। उस बीच रहकर मैंने लोगों को अध्ययन करना शुरू किया कि लोगों का नेचर किस प्रकार से होता है और लोग क्या चाहते हैं। क्योंकि जब मैं गर्दनी बाग धरना स्थल पर था तो बहुत से संघ के व्यक्ति आते थे गर्दनी बाग पटना में धरना देने के लिए और वो सुबह आते थे और सुबह में कहते थे कि मैं सरकार को ये कर लूँगा, वो कर लूँगा, ऐसा करूँगा, वैसा करूँगा, और शाम होता था तो वो छोड़ के पार हो जाते थे। इस प्रकार से और भी मैंने बहुत सा, यानी ऑफिसर का क्या मिजाज होता है, कैसे ऑफिसर कार्य करते हैं। और सबसे अच्छी बात क्या है कि उस दरमियान चूँकि क्या था कि मेरा एक जिज्ञासा था कि मैं धरना पर हूँ और बिहार के लोक शिक्षकों तक मेरा संदेश जाए। मेरे पास उस समय प्रॉपर साधन नहीं था। ये 2016-17 की बात है। तो उस समय मेरे पास प्रॉपर साधन नहीं था कि अपनी बात को मैं किसी प्रकार से लोक शिक्षक, बिहार के कोने कोने के लोक शिक्षकों तक पहुंचा दूं। फिर क्या हुआ कि मैंने मीडिया का सहारा लेना चाहा तो मुझे जो सत्य अनुभव हुआ कि ये जो मीडिया है, ये जो मीडिया आप कहिए, जो हमको आपको लगता है इसका जो चकाचौंध है, जब मैं मीडिया के बहुत नज़दीक गया तो ऐसा था कि मैं अपने साथियों के साथ, जब मैं जो टीवी था, जैसे पटना में जो भी मुख्य टीवी है, अभी जो भी चैनल है, जैसे आज तक हो गया, इंडिया टीवी हो गया, एबीपी हो गया, या अन्य जो मुख्य चैनल था, जब मैं उनके कांटेक्ट में गया या पटना के जो प्रमुख अखबार थे उनके कांटेक्ट में गया तो मुझसे पैसे का डिमांड किया जाने लगा। वहाँ कहा गया कि अगर आप मुख्य पृष्ठ पर अपने न्यूज़ को छपाना चाहते हैं तो आपको 10,000 देना होगा, 20,000 देना होगा, 50,000 देना होगा। तो मैं ये सब बातें सुनकर सन्न रह गया कि जिस मीडिया को मैं, समझिए तो एक तरह से कहिए कि भगवान के बाद मीडिया को समझता था। फिर मेरा क्या था कि मीडिया के प्रति मेरा जो सोच था बदलता चला गया। और तो और जब मैं इंडिया टीवी के दफ्तर में गया, एक व्यक्ति वहाँ मिले, मैंने उनको अपनी बातें बोला कि आप गर्दनी बाग धरना स्थल पर आइए और आप हमारे समस्या को कम से कम सरकार तक पहुँचाइए, या नहीं तो हमारी जो मांगे हैं उसको आप सरकार तक पहुंचाइए, या हमारी जो भी समस्या है उसको देश लेवल पर आप पब्लिश करिए। तकरीबन 18 महीना में गर्दनी बाग धरना स्थल पर धरना देता रहा। बहुत से लोक शिक्षक यूनाइट होने लगे, लेकिन क्या था कि एक जो यानी कि कई जो टीवी चैनल का जो दफ्तर था पटना में, जब मैं वहाँ गया तो उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि मैं तो एक बिजनेसमैन हूँ, मैं क्यों जाऊंगा आपका इंटरव्यू लेने के लिए, मैं सरकार के खिलाफ क्यों जाऊंगा, क्योंकि
मैं एक बिजनेसमैन हूं और बिजनेसमैन के तरह मैं कार्य करता हूं। भले ही मेरा ये रूप अलग है कि कोई बिजनेस दुकान खोल कर करता है और मैं ये टीवी चैनल के माध्यम से करता हूं, मैं एक बिजनेसमैन हूं। तब क्या था कि मेरा विचार निश्चित ही वहाँ पर बदला और मैं चूँकि आम लोगों का जो समस्या है उसके प्रति मैं सजग हुआ। मैंने देखा 18 महीने के दरमियान कोई ऐसा मीडिया चैनल नहीं हुआ कि बिहार का जो गर्दनी बाग है, जिसको बिहार सरकार ने धरना के लिए उस जगह को मुकर्रर कर दिया है। किसी को भी अगर कोई समस्या है तो वहाँ करते हैं। मैंने वहाँ तक 18 महीना में न तो किसी आज तक चैनल को देखा, इंडिया टीवी वालों को देखा, एबीपी को देखा, या कोई भी जो स्ट्रीम मीडिया था उसको वहाँ मैंने नहीं देखा। तो इस प्रकार से मुझे एक समझिए तो एक नया एक जागृति मेरे दिल में आया, दिमाग में आया। मैंने सोचा कि क्यों नहीं एक अपना चैनल बनाया जाए और उस चैनल के माध्यम से जो संस्था का दर्द है, जैसे आप देख लीजिए, जैसे नोटरी एडवोकेट एसोसिएशन बनाया। यहाँ इससे पहले किसी प्रकार से यानी इसके समस्या को उजागर करने के लिए कोई माध्यम ही नहीं था, यूनाइट करने के लिए कोई माध्यम ही नहीं था। लोक शिक्षक संघ बनाया, उसके समस्या को उजागर करने के लिए कोई संघ ही नहीं था। आंगनबाड़ी से संबंधित मामला मैं हमेशा उजागर करते रहता हूँ, उसको कम से कम हाईलाइट करने के लिए कोई साधन ही नहीं था। उसके अलावा बहुत से ऐसी समस्याएं मेरे तरह अनेकों गर्दनीबाग धरना स्थल पर आए, या भारत में बहुत से अनेकों मेरे तरह भुक्तभोगी हैं जिनके यानी कि मेरे स्कूल को लोक शिक्षण केंद्र को पास कर दिया गया और उसमें जो पढ़ाने वाले मास्टर थे उसको फेल कर दिया गया। तो किसी तरह अभी क्या है कि लोक शिक्षाओं से संबंधित मामला अभी पटना हाई कोर्ट में अभी भी एलपीए के रूप में लंबित है। हो ना हो बहुत जल्दी उसमें कुछ ना कुछ सुनवाई होगा, फिर अगर यहाँ हो गया तो ठीक है, नहीं तो सुप्रीम कोर्ट जाएगा। तो इस प्रकार से मैंने समझा कि वाकई भारत में जो भी कार्य करने वाले हैं उनके पास बहुत ही यानी कि विकराल उनका समस्या है, और उनके समस्या को उजागर करना, सही प्लेटफॉर्म पर लाना, ये एक समझिए तो ये एक भारत का जिम्मेवार नागरिक होने के नाते ये हमारा, ये आपका ये कर्तव्य बनता है। तो इसी बातों को मद्देनज़र रखते हुए हमारे साथ एक अशोक जी थे सुपौल के। अशोक राम जी मेरे बड़े भाई के तरह थे सुपौल के। मैंने उनको कहा कि अशोक भैया ऐसा करिए कि आप कुछ ऐसा उपाय लगाइए कि कुछ कार्य हो सके। फिर मैंने क्या किया कि ये मोबाइल ख़रीदा, और मोबाइल ख़रीदने के साथ मैंने ही नहीं कई लोक शिक्षकों को मोबाइल मैंने प्रोवाइड किया, संघ की ओर से, लोक शिक्षक संघ की ओर से उनको खरीदने का कार्य किया। मेरा उद्देश्य ये था कि आप ग्रुप बना लीजिए और ग्रुप के माध्यम से कम बिहार के लोक शिक्षक हैं उन तक क्या गतिविधि है, क्या कार्य हो रहा है, उन तक आप पहुंचाइए। लेकिन क्या था कि उस समय टेक्नोलॉजी का उतना ज्ञान नहीं था। फिर भी क्या हुआ कि एक मुझे याद है कि एक मोबाइल मैंने ख़रीदा, दूसरा मोबाइल मैंने एक राजकुमार जी थे, राजकुमार यादव थे, उनको मैंने ख़रीद करके दिया। ये भी बहुत अच्छे कार्यकर्ता थे लोक शिक्षकों के। फिर उसके बाद मैंने एक मोबाइल कुमोद जी को ख़रीद कर दिया, एक मोबाइल अशोक राम जी को ख़रीद कर दिया, एक नरेश भाई को ख़रीद के दिया, एक मेरे पास रहा। मेरा उद्देश्य था कि अपनी बातों को टेक्नोलॉजी के माध्यम से जब तक हम कहीं पहुंचाएंगे नहीं, हमारा संदेश जाएगा नहीं, तब तक कल्याण नहीं हो पाएगा। तो अशोक राम जी थे, उन्होंने उसी समय एक चैनल बनाया था। उस समय क्या था कि चैनल का जो महत्ता था समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे इसको डाउनलोड करना है, कैसे आगे बढ़ाना है। फिर क्या हुआ कि चूँकि क्या है कि खास करके बिहार के जो भी होते हैं, यहाँ क्या होता है कि बिहार में ऐसा कहें कि रूढ़िवादी लोगों का संख्या अधिक है, और मान के चलिए कि शुरू में क्या होता है, किसी कार्य में निरंतर लगे रहना होता है। शुरू में उतना सफलता नहीं मिला, लेकिन संघ क्या होता है, संघ का महत्व क्या होता है, मुझे समझ में आया। और इसी को ध्यान में रखकर फिर क्या था कि लोक शिक्षक तकरीबन बिहार में 20,000 थे,
और बहुत से ऐसे असामाजिक तत्व उस समय लोक शिक्षकों में पनपने लगे जो मेरे बारे में गलत रूमर उड़ाने लगे। तो फिर मेरा जिज्ञासा हुआ, यानी कि एवरीडे 100, 200, 500 कॉल आया करता था। मैं उस कॉल से परेशान होने लगा। फिर मैं कुछ विकल्प पर सोचने लगा कि आखिर क्या किया जाए। फिर एक लोक शिक्षक संघ के नाम से, लोक शिक्षक संघ का सेवा करने के उद्देश्य से एक यूट्यूब पर चैनल बनाया, जो वर्तमान चैनल आप देख रहे हैं। तो मेरा उद्देश्य ये रहा कि अपनी बातों को अगर आप किसी तक पहुंचाना चाहते हैं तो टेक्नोलॉजी उसमें बहुत कारगर सिद्ध होता है। इस प्रकार से 18 महीना मैंने गर्दनीबाग धरना स्थल पर जो मैंने संघ के का जो मैंने क्रियाकलाप देखा, जो अनुभव किया, उसको, उस एक्सपीरियंस को मैंने चाहा कि और भी संस्था जो है, और भी जो एसोसिएशन है, उसके लिए कार्य किया जाए। क्योंकि अभी भारत में, खास करके बिहार में, बहुत से ऐसे कार्य करने हैं जिससे क्या है कि आम लोग प्रभावित होंगे। तो उसके बाद फिर मैंने रसोइया का स्थिति देखा। रसोइया को आज भी बिहार में तकरीबन डेली जो कार्य करते हैं 50 रुपया उनको महीना मिलता है। यानी आशा वर्कर को देखा, आंगनबाड़ी को देखा। तो इसी कड़ी में मैं क्या हुआ कि अभी जैसे क्या है कि लोक शिक्षक संघ के लिए मैं कार्य कर रहा हूं, उसके अलावा नोटरी एडवोकेट एसोसिएशन बनाया। फिर ऑल इंडिया लेवल पर ये आंगनबाड़ी, इनका भी मामला जाए, सुप्रीम कोर्ट तक जाए, इनके भी समस्या को समझा जाए, इनको भी लाभ हो। तो इस प्रकार से मैं संघ के कार्य को मैंने बहुत नज़दीक से देखा, समझा, और इस प्रकार से मैंने यूट्यूब चैनल बनाया। और अभी क्या है, मैं आपको बता दूं, ये यूट्यूब चैनल का ही समझिए योगदान है कि लोक शिक्षक आज जो भी विचार होता है, जो भी भावना होता है, एक दूसरे तक पहुंचाने में सफल हो जाते हैं। दूसरी बात क्या है कि नोटरी एडवोकेट एसोसिएशन जो बनाया गया, मैं समझता हूं कि ये अपने आप में ये एक सक्सेसफुल कदम रहा। बहुत कम दिनों में क्या हुआ कि अभी देख लिया जाए कि महाराष्ट्र में कई ग्रुप बन चुके हैं नोटरी एडवोकेट एसोसिएशन के बैनर तले। फिर क्या हुआ कि मध्य प्रदेश में कई ग्रुप बन चुके, उसके अलावा हरियाणा में गुरु बन गया है, यूपी में गुरु बन गया है। और जानकर बहुत आश्चर्य हुआ कि जिस समय नोटरी एडवोकेट, जिस समय इंटरव्यू हो रहा था, जैसे एक महाराष्ट्र से रुझान आया, तकरीबन 4000 आवेदक थे नोटरी के ये यूपी से, उत्तर प्रदेश से। अभी क्या है कि उनका लगभग 1600 साढ़े 1600 बच गया है। यानी कि यानी संस्था को कार्य नहीं करने का ही दुष्परिणाम हुआ। जैसे बिहार में 899 था, अब 331 बच गया। अगर इस समय इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जाता तो मैं समझता हूं कि उत्तर प्रदेश में जो 4000 से 16 साढ़े 1600 पर आकर सिमट गए, ऐसा नहीं होता। बिहार में भी ऐसा नहीं होता, भारत के किसी राज्य में ऐसा नहीं होता। तो ऐसा आप समझ गए होंगे कि मैं जो इस चैनल के माध्यम से जो अपनी जो विचारधारा है उसको जो प्रभावित, उसके माध्यम से लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं, उसका उद्देश्य ये है कि जियो और जीने दो। क्योंकि क्या है कि जो भारत का संविधान है, संविधान के दायरे में लोगों को अधिकार मिले। अब जैसे देख लिया जाए रसोइया का क्या स्थिति है, आंगनबाड़ी सेविका सहायिका का क्या स्थिति है, आप नोटरी एडवोकेट एसोसिएशन का स्थिति, लोक शिक्षक यानी उनके केंद्र को पास कर दिया गया और लोक शिक्षक आज भी रोड पर भटक रहे हैं। तो इस प्रकार से मैंने जो अनुभव किया कि क्यों नहीं संघ बनाकर, संघ के माध्यम से संपूर्ण जो भी मानव है या संस्था से जुड़े हुए हैं उनको मदद पहुंचाया जाए। तो इस प्रकार से, चूँकि ऐसा एक कहावत है, जो कार्य करने वाले होते हैं वही कार्य करते हैं। बैठे हुए कभी, जिसको कोढ़ी कहते हैं, कभी कार्य नहीं करते हैं। अब आप देख लीजिए, दो इंसान हैं, एक सारा दिन बैठ के ताश खेलते हैं और एक ऐसे हैं कि दिन भर 12 घंटा काम करते हैं। आप आशा उम्मीद रखिए, अगर आधा घंटा किसी को एक्स्ट्रा काम करना है, कौन करेगा? जो सारा दिन ताश खेलते हैं वो काम करेंगे या जो 12 घंटा कार्य करते हैं वो काम करेंगे? निश्चित ही है, जो 12 घंटा कार्य करते हैं वो आधा घंटा बढ़ा सकते हैं, लेकिन जो सारा दिन ताश खेला करते हैं उनसे काम नहीं होगा। तो इस प्रकार से मैं जो देख रहा हूँ, खास करके नोटरी एडवोकेट एसोसिएशन बनाया गया। अभी क्या है कि ग्रुप में तकरीबन यानी कि 1200 इसमें जो
जुड़ने वाले थे उससे ज़्यादा हो जुड़ गया। फिर अभी क्या है कि नोटरी एडवोकेट एसोसिएशन 2 करके नया ग्रुप बनाया गया। तो इस प्रकार से मैं समझता हूँ कि ये यूट्यूब लोगों को जोड़ने में अहम रोल अदा किया है और ये सोशल मीडिया से जुड़ना चाहिए। और चूँकि क्या है कि अभी आप देख लीजिए भारत के जो मीडिया की स्थिति है, आप देख लीजिए, आप ऐसा कहें कि मीडिया क्या कर रही है कुछ समझ में नहीं आता है। जो आम लोगों का मुद्दा है, जो समस्या है, उससे मीडिया को कोई मतलब नहीं है। एक कहावत है, एक सवाल है कि पहले मुर्गी हुई या पहले अंडा हुआ। आप बताइए, पहले मुर्गी हुई या अंडा हुआ, उससे आम लोगों को क्या मतलब है। चूँकि क्या है कि आम इसी बातों में यानी मीडिया ऐसे समस्या यानी कि ऐसे लोगों को उलझाना चाह रही है कि मैं आपको क्या बताऊं, यानी कास्ट में लड़ाई करा देना, पंथ में लड़ाई करा देना, यानी कि ऐसे मुद्दा को मीडिया उठाती है जिससे आम लोगों का कोई सरोकार नहीं है। और आम लोगों को क्या चाहिए, रोटी कपड़ा और मकान, शिक्षा, यानी शिक्षा के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं। मीडिया के सामने इसका कहीं कोई सवाल नहीं है। यानी कि ऐसा हमारे आपके भावना को भड़काकर आपस में लड़ाने का कार्य करती है। मैं आपसे पूछता हूँ, मैं बार बार कहता हूँ कि APJ अब्दुल कलाम साहब वैज्ञानिक हैं। मैं आपसे पूछता हूँ, ये जो भी थे पूरे भारतीयों के लिए हैं। उसके अलावा अगर कोई भी, जैसे लता मंगेशकर गायक है, ये किसके लिए है, पूरे भारत के लोगों के लिए है। तो क्या है कि मनुष्य को सबों के लिए सोचने के लिए प्रेरित करना चाहिए। लेकिन ये मीडिया क्या है, ये ऐसा है कि इसका आम लोगों को उलझा देना, यानी समस्या को सुलझाना नहीं है, उलझा देना है। एक नोटरी एडवोकेट एसोसिएशन के लिए एक क्या था कि एक नोटिफिकेशन प्रकाशित हुआ कि यानी कि नोटरी एडवोकेट एसोसिएशन के लिए, यानी कि नोटरी सेल है, उसका ये कहना है कि वकील यानी नोटरी वकील, नोटरी पब्लिक एक सरकारी जो मैरिज जो सर्टिफिकेट इशू करते हैं वो इशू नहीं कर सकते हैं। अब मीडिया में, अब चूँकि अखबार के माध्यम से देखने को मिल रहा है कि वकील शादी नहीं करा सकता है। मैं आपसे जानना चाहता हूं, नोटरी एडवोकेट एसोसिएशन जो भी है, यह उनके मेंबरों से जानना चाहता हूं, अगर कोई व्यक्ति आपके पास आ रहा है एक एफिडेविट बनाने के लिए कि मेरा नाम फला है, मेरी वाइफ का नाम फला है, मैंने स्वेच्छा से शादी कर लिया है, इसको आप एफिडेविट के रूप में एक रिकॉर्ड कर दीजिए, यानी इसका एक एफिडेविट बना दीजिए। आप क्या करेंगे, उसको नहीं बनाएंगे। वहाँ कहना ये है कि आप मैरिज का सर्टिफिकेट इशू नहीं कर सकते हैं। नोटरी जो एडवोकेट है, मैरिज का सर्टिफिकेट इशू नहीं करना है। आप तो एफिडेविट बना सकते हैं। अगर कोई डिक्लेरेशन ऑफ मैरिज इसी प्रकार से बना के आता है, आप क्या करेंगे, उसको आप नहीं करेंगे। चूँकि इस प्रकार से जो नोटरी एक्ट बना है उसमें व्यवस्था है, आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर सकते हैं, आप सत्यापित कर सकते हैं, आप ओरिजिनल देख के क्या है कि उसको सत्यापित कर सकते हैं। तो बताइए, ये कहाँ से ये रूमर उड़ रहा है कि जो नोटरी एडवोकेट है वो मैरिज का अगर कोई करके आता है तो एफिडेविट नहीं बना सकता है। एफिडेविट बन सकता है बशर्ते मैरिज का, ऐसा कहें मैरिज और डाइवोर्स का बाज़ाब्ता, जैसे एक जो शादी के जो पदाधिकारी नियुक्त किए जाते हैं उस प्रकार से आप उसका मैरिज सर्टिफिकेट इशू नहीं कर सकते हैं। मैरिज डाइवोर्स का सर्टिफिकेट आप उसको नहीं इशू कर सकते हैं। आप अगर कोई एफिडेविट बनाने आता है, आप एफिडेविट बना सकते हैं, आप डिक्लेरेशन ऑफ मैरिज कर सकते हैं। यही ये है। तो अब इसके लिए देखिए, मीडिया चूँकि ऐसा कहें कि उत्तर प्रदेश में 4000 आवेदक थे, घट के साढ़े 1600 बच गए। मीडिया को इससे कहीं कोई मतलब नहीं है। मीडिया वही कार्य करती है, उनके जो हेड होते हैं। अगर सरकार कह दे कोई भी पार्टी कि मैं आपको राज्यसभा में भेज दूंगा, मैं आपको MP बना दूंगा, मैं आपको MLC बना दूंगा, मैं आपको विधायक बना दूंगा, यानी अगर मीडिया एक भी शब्द अगर बोलती है तो उसमें उसका हित होता है, उसमें जनता का कहीं कोई हित नहीं होता है। तो यही मेरा कहना है कि अगर जो भी
संस्था से अगर किन्हीं भी संस्था को हेल्प का ज़रूरी है, मैं उनको हेल्प करने के लिए एसोसिएशन को तत्पर हूँ। बशर्ते के आंगनबाड़ी हो, रसोईया हो, बशर्ते के नौकरी हो, बशर्ते के लोक शिक्षक हो या अन्य हो। तो यही आप समझ गए होंगे कि मैंने यूट्यूब चैनल क्यों बनाया, मेरा उद्देश्य क्या है। मेरा उद्देश्य है जियो और जीने दो, और जो आम जनता का अधिकार है उसको, आम जनता के मुद्दा को, सही समस्या को उजागर करना। चूँकि जो उलझ कर रह गई है फाइलों के जाल में, रोशनी वो गांव तक पहुंचेगी कितने सालों में। आज देख लीजिए गांव में बहुत प्रकार की समस्या है, बहुत प्रकार का शिक्षा का समस्या है, रोजगार का समस्या है, बहुत से ऐसे समस्या है जिसको मीडिया को ज़रूरत है उसको उठाना। लेकिन क्या है, गर्दनीबाग धरना स्थल पर मैं 18 महीने रहा, कभी कोई स्ट्रीम मीडिया को मैंने नहीं देखा। कि अब क्या है कि गर्दनीबाग आप आके देखेंगे सरकार को क्या करना चाहिए था। वहाँ तो न तो कोई शौचालय का समुचित व्यवस्था है, न तो कोई उनके आवाज़ को पहुंचाने का सरकार तक समुचित व्यवस्था है, सिर्फ खाना पूर्ति कर देना। तो इस प्रकार से कैसे काम चलेगा? अगर इस तरह से मीडिया रहेगी तो कार्य कैसे चलेगा? अभी जैसे देख लीजिए वकीलों का समस्या है, नोटरी का समस्या है, बहुत से ऐसे समस्या है जिसको मीडिया से कहीं कोई सरोकार नहीं है। कहने वाले ने कहा था कि न संभलोगे तो मिट जाओगे, हिंदुस्तान वालों तुम्हारी दास्तां भी तक ना होगी दास्तानों में। तो मैं समझता हूं कि ये निश्चित ही आपको समझ में आ गया होगा कि यूट्यूब चैनल मेरा मकसद यही है कि आम जो जनता है, आम जो आदमी है, उसके समस्या को उजागर करना। और दूसरा क्या है कि संघ का जो कार्य है, संघ के कार्य के लिए हमेशा तत्पर रहना। तो चलिए मेरा आपसे निवेदन है, विनती है कि जो भी देखेंगे, चूँकि आप जब तक मुझे नहीं समझेंगे मैं तब तक क्या होगा, गलतफहमी दूर नहीं होगा। तो मेन मुद्दा क्या होता है कि आप कहना क्या चाहते हैं, मैं कहना क्या चाहता हूं, कहने का उद्देश्य क्या है। ये चैनल आपको देखने के लिए चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।